नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए, हम पढ़ रहे हैं भारतीय राजनीति और राज व्यवस्था। इसमें आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकारों के बारे में। और इसमें देखिए, मूल अधिकारों का जो ये भाग है बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, मूल अधिकारों वाले भाग को। और इन मूल अधिकारों के बारे में जितनी भी जानकारी दी गई है आपको वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इनका उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। आइए शुरुआत करते हैं हम। पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार है और हम इन 6 मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। और जो मूल संविधान था, यानी जब प्रारंभ में संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, उसमें से एक संपत्ति का जो मूल अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 क में इसको सम्मिलित किया गया, संपत्ति के अधिकार को। इस प्रकार से अब हमारे संविधान में 6 ही मूल अधिकारों का वर्णन है। पहला अधिकार है समानता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का उल्लेख है। अब हम एक एक अनुच्छेद के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न बन सकते हैं अनुच्छेदों से संबंधित। आपके एक तरफ अनुच्छेद दे दें और दूसरी तरफ इनमें क्या क्या दिया गया है, आपको क्रॉस वाले भी, इस प्रकार से मिलाने वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 14 है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 है कानून के समक्ष समानता, अर्थात कि जो देश में संविधान लागू है उसके के सामने सभी व्यक्ति, भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्ति, नागरिक जो हैं वो समान है। किसी प्रकार का उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी जो कानून अमीर के लिए लागू है वही कानून गरीब के लिए भी लागू है। फिर है अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। यानी हम इन आधारों पर, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का विरोध करते हैं। देखिए, एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। किस प्रकार से क्वेश्चन था, ये वाक्य दे दिया गया था, इसमें ये जो शब्द हैं धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इनको क्रम से पूछा था कि किस क्रम से है। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा कि कौन से स्थान पर कौन सा शब्द है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी नस्ल हो उसकी, कोई भी जाति हो, किसी भी लिंग का हो, स्त्री पुरुष हो, या भारत में किसी स्थान पर जन्मा हो, हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर। जब राज्य सरकारें, यहाँ राज्य का तात्पर्य है देश से, ठीक है, जब देश में नौकरियों का सृजन किया जाएगा तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि सभी लोगों को समानता का अवसर दिया गया। और जो आज हम ओबीसी, एसटी, एससी का जो रिजर्वेशन देख रहे हैं वो इसी अनुच्छेद के तहत है। क्यों? क्योंकि ये एससी, एसटी और ओबीसी वाले जो क्षेत्र है ये लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। ठीक है, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, इसलिए इनको रिजर्वेशन दिया गया है। अनुच्छेद 16 के ही विभिन्न भागों के तहत इनको आरक्षण प्राप्त है। आप इनको एक ऐसा कोई फार्मूला बना ले जिससे कि आपको ये अनुच्छेद याद हो जाए। जैसे 14 कानून के समक्ष समानता, 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, 16 यानी जैसे 16 साल की उम्र होती है, आदमी नौकरी के बारे में सोचता है तो इसमें नौकरियों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया था, 1955 में। देखिए, 17 यानी खतरा। आप किसी के साथ जाति सूचक शब्द वगैरह या छुआछूत करोगे, भेदभाव करोगे,
तो आपके लिए खतरा साबित होगा, अर्थात आपको अनुच्छेद 17 के तहत आपको सजा मिल सकती है। 18 उपाधियों का अंत। 18 से 18 शब्द याद कर लो। क्या उठा रहे हैं कि उपाधियां उठा करके हम फेंक रहे हैं, यानी जब संविधान बना तो हमने केवल सेना और विद्या संबंधी के अलावा कोई भी उपाधि नहीं रखी। ठीक है, यानी हम केवल सेना और विद्या से संबंधित ही उपाधियां प्रदान करते हैं, इसके अलावा और अन्य प्रकार की सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है, जैसे किसी राज्य में दीवान होते थे, राजा महाराजा धीराज वगैरह, इन उपाधियों का हमने अंत कर दिया था। इस प्रकार से ये अनुच्छेद 5 अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये हैं समानता के अधिकार के तहत। अनुच्छेद 19 से 22 के दौरान है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, दूसरे प्रकार का मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19, इसमें अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। वे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? देखिए, आप इसको ऐसे याद कर ले, 19.1 अनुच्छेद जो है उसमें है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, राय दे सकते हैं, आप पे किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। ये अनुच्छेद 19(1) में आएगा। दूसरा है अनुच्छेद, अच्छा एक चीज और है, विचार और अभिव्यक्ति। जो प्रेस की स्वतंत्रता है ना, प्रेस की स्वतंत्रता, यानी ये जो अखबार वगैरह है, प्रिंट मीडिया वगैरह है, या जो न्यूज चैनल है, इनका किस में आएगा? इसमें आएगा अनुच्छेद 19.1 में आएगा। अगला है 19.2 है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी हमारे पास कोई हथियार नहीं होंगे और हम कोई भी शांतिपूर्ण सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। तीसरा है समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, हम अपने से संबंधित कोई समुदाय या संघ का निर्माण कर सकते हैं, ये 19.3 में। और 19.4 में है भारत में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, हम पूरे भारतवर्ष में कहीं भी घूम सकते हैं, किसी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं है कि आप एक स्टेट के हो तो उस जगह नहीं जा सकते, आप संपूर्ण भारत में कोई बिना रोक टोक के घूम सकते हैं। 19.4। 5 है भारत में आबाद निवास की स्वतंत्रता, भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं, कोई कोई समस्या नहीं आएगी, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप आराम से ज़मीन खरीदिए और वहाँ रह सकते हैं। पहले अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। आप जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य था जहाँ कोई ज़मीन खरीद करके वहाँ रह नहीं सकता था, और अब अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। 35A भी जो इसके तहत आता था, इन दोनों अनुच्छेदों को हटा दिया गया है और अब आप जम्मू कश्मीर में भी जमीन खरीद करके वहां रह सकते हैं, उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हैं। 6 है वृत्ति उपजीविका व व्यापार की स्वतंत्रता, यानी आप रोजगार से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, पूरे देश में कहीं भी जाकर के आप व्यापार कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। ये था अनुच्छेद 19, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। अब है अनुच्छेद 20, अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, यानी जब तक आप कोई कानून के तहत, ठीक है, आपको जैसे मान लीजिए आपने कोई अपराध किया है और आपने उस अपराध के तहत लगने वाले भारतीय दंड संहिता जो है आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत आपको जो दोष सिद्धि दिया जाएगा, तो जो कानून में लिखा गया है उसी के अनुसार ही आपको अपराध मिलेगा, और एक अपराध के लिए आपको 2 बार सजा भी नहीं मिलेगी। आपने जिस समय जो अपराध किया है उस समय जो कानून लागू है उसके अनुसार आपको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि केस कई वर्षों तक चलते रहते हैं। आपका मान लीजिए केस 5 साल से चल रहा है और आपने उस दौरान कोई अपराध किया, उस दौरान आपको 1 साल की सजा है, ठीक है, और नया जो कानून बना उसके तहत आपको 2 साल की सजा होनी चाहिए, लेकिन आपने उस पुराना जो कानून लगा था उस समय अपराध किया था तो उसके अनुसार ही आपको दंड मिलेगा। ये है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये मौलिक अधिकारों का, और अनुच्छेद 21 है व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन की सुरक्षा का अधिकार।
देखिए अनुच्छेद 21 में बहुत सारे अधिकार दिए दिए गए हैं, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा से संबंधित बहुत सारे अधिकार आते हैं। जैसे स्वच्छ जलवायु का अधिकार, स्वच्छ पानी का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, नींद लेने का भी अधिकार इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया है, शिक्षा का अधिकार इसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनुच्छेद 21 के तहत विभिन्न प्रकार के मामलों में दी गई है। क्योंकि इस दौरान भारत की आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे मामले थे जो कोर्ट की शरण में गए, और उसके तहत न्यायपालिका ने मूल अधिकारों में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के फैसले दिए गए हैं, और वो लागू है इसमें। तो ये एक बहुत विस्तृत अनुच्छेद है ये, और बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये। देखिए अब इसमें एक नोट लगा करके विशेष बात है, मोहिनी जैन वर्सेज कर्नाटक राज्य में शिक्षा को मूल अधिकार माना। ये वाद होते हैं, इन वादों को आप जरूर याद करें, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में। तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में शिक्षा को मूल अधिकार माना अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, ये बात याद रहना चाहिए, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। दूसरा वाद है यूनि कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में शिक्षा मूल अधिकार, लेकिन 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही ये सीमित किया गया है। मोहिनी जैन में तो मूल अधिकार माना गया, तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में शिक्षा को मूल अधिकार माना, ठीक है, उसमें उम्र का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन यूनि कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य जो वाद आया था, इसमें शिक्षा को तो मूल अधिकार माना, लेकिन केवल 14 वर्ष तक। ठीक है, यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी सरकार के द्वारा, और आज भारत के सभी सरकारी विद्यालयों में ये निःशुल्क शिक्षा प्राप्त है इसी वाद के तहत। 86वां संविधान संशोधन 2002 बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है ये भी। शिक्षा अनुच्छेद 21A में मूल अधिकार, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002। देखिए एक बार एग्जाम में पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि ये जो 86वां संविधान संशोधन है, ये इसको पूरा पूछा था, मतलब किस वर्ष में ये बना था। तो उसमें 86वां संविधान संशोधन 2003 भी आ गया और 2002 भी आ गया, तो कौन सा करेक्ट है? तो आपको इन साल को के क्रम को भी याद रखना चाहिए। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा अनुच्छेद 21A में मूल अधिकार इसको बनाया गया। अगस्त 2009 में संसद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, और भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, और राजस्थान राज्य में 1 अप्रैल 2011 से इसको लागू किया गया। ये जो परीक्षाएं होती है ना, टेट वगैरह की परीक्षाएं, ये शिक्षा का जो अधिकार लागू किया गया ना, इसी के तहत ही होती हैं। टेट की परीक्षाएं, सी टेट है, आर टेट है, विभिन्न स्टेट की जो अपनी टेट की परीक्षाएं हैं। अब है अनुच्छेद 22 बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। देखिए 22 2 + 2 = 4, इसको ऐसे याद कर लो, 2 4 यानी 24 घंटे में, क्या 24 घंटे में कोई व्यक्ति को यदि पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर कहाँ? सक्षम न्यायालय में, निकट के सक्षम न्यायालय में उसको उपस्थित किया जाएगा जज के सामने। ऐसा नहीं है, क्योंकि पुलिस क्या कई बार ऐसे होता था, कई बार ऐसा लोगों को लगता था कि पुलिस अनावश्यक रूप से हमें अरेस्ट रखती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया कि आप जिसको भी अरेस्ट करेंगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको सक्षम न्यायाधीश के सामने पेश करेंगे, उस व्यक्ति को, उस बंदी को। तो ये था स्वतंत्रता का अधिकार। अगला अधिकार है हमारा तीसरा, है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में है बेगार यानी बंधुआ मजदूरी का अंत किया गया है, यानी आप किसी व्यक्ति से अनावश्यक रूप से आप उससे बेगारी नहीं ले सकते। बेगारी का तात्पर्य है कि बिना मजदूरी लिए कार्य करवाना। जैसे उसके माता पिता ने या किसी ने भी उनसे कर्जा लिया, उसके माता पिता
मर गए, लेकिन आप उनके नाम पे नहीं कि वो उनके माता पिता ने कर्ज लिया था और आप उनके लिए यहाँ बिना मजदूरी के आप यहाँ कार्य करोगे, तो बेगारी प्रथा का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 24 है बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का निषेध अर्थात आप बालकों से खतरनाक कारखानों में कार्य नहीं करवा सकते। ठीक है, 2414 कर लो, यानी 14 वर्ष से या उससे कम उम्र के बालकों से आप कारखानों में कार्य करवा नहीं सकते, इसलिए बाल श्रम का निषेध किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। अगला है, चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। किसके लिए स्वतंत्र है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म के सिद्धांतों को मान सकते हैं। आप पे किसी प्रकार की राज्य के द्वारा कोई पाबंदी नहीं की जाएगी। राज्य से तात्पर्य है देश या राज्य जो हमारे हैं। वैसे राजनीति विज्ञान की दृष्टि से देखें, राज्य का तात्पर्य होता है देश। ठीक है, और जो राज्य की परिभाषा है वो अनुच्छेद 12 में दी गई है। राज्य की परिभाषा किस में दी गई है, अनुच्छेद 12 में दी गई है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं अपने मन से कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अनुच्छेद 26 है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। आप अपने धर्म के किसी भी क्षेत्र को माने, आप उनका प्रबंध कर सकते हैं, अर्थात उनके अनुसार कोई भी कार्य कर सकते हैं। धार्मिक मामलों के अनुसार आप पे कोई पाबंदी नहीं होगी कि आप इस चीज़ को मत अपनाओ, ये तर्कपूर्ण नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अनुच्छेद 27 धार्मिक व्यय के लिए धन पर कर की छूट। यानी आप कोई धार्मिक संस्थाओं में कोई कर व्यय करते हैं तो आपको उस पर टैक्स से संबंधित छूट मिलेगी। दूसरी चीज ये है, इसका अनुच्छेद ये भी कहना चाहता है, अनुच्छेद 27 क्या कहना चाहता है कि सरकार किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे केवल एक विशेष धर्म का ही प्रोत्साहन हो रहा हो, और न ही किसी प्रकार का कोई धार्मिक कर लगाएगी। नो टैक्स अनुच्छेद 27 के तहत, यानी कोई धार्मिक कर नहीं। अनुच्छेद 28 है राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध। अर्थात देश की जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें किसी धर्म पर आधारित कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, पूर्ण रूप से सभी धर्मों के लोग उसमें ऐसी शिक्षा प्राप्त करेंगे जो सभी के विकास के लिए आवश्यक है। धर्म के आधारित कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। एक चीज और, अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता में एक चीज और शामिल की गई है कि जैसे कई बार ऐसा आता है ना, जैसे जो सरदार वगैरह जो सिख लोग होते हैं वो अपने पास कटार वगैरह रखते हैं, तो आप जैसे अनुच्छेद 19 में दिया गया है कि आप शस्त्र रहित सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, बिना शस्त्र रहित कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन वो लोग कटार रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके धर्म में ऐसा लिखा हुआ है। तो इसलिए सरकार क्या करती है कि सिख लोगों को अनुच्छेद 25 के तहत कटार रखने की छूट दी गई है। दूसरा, मान लीजिए सरदार हैं, वो जूड़ा रखते हैं, पगड़ी रखते हैं, तो इतनी बड़ी पगड़ी होने से वो हेलमेट वगैरह नहीं पहन सकते जैसे दोपहिया वाहन चलाएं, तो क्या वो उनके लिए वो कानून लागू होगा कि आप हेलमेट पहनो अन्यथा आपका चालान होगा? नहीं होगा। उनको अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। कुछ ऐसी माइन्यूटली चीज़ें आ जाती हैं जो धीरे धीरे न्यायपालिका में उपस्थित होती हैं विवाद के रूप में, और उस पर इन्हीं चीज अनुच्छेदों का ध्यान रखते हुए निर्णय दिया जाता है न्यायपालिका के द्वारा। अगला है हमारा मौलिक अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, दो ही अनुच्छेद हैं इसमें। अनुच्छेद 29 है नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, उनकी वो अपनी भाषा, लिपि यानी जो जिस माध्यम से वो लिखते हैं, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं ये देवनागरी लिपि है, और उनकी जो संस्कृति है यानी सदियों से वो जिस धर्म या रीति रिवाज को मानते आए हैं
उसको वो लोग सुरक्षित रख सकते हैं, उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं। आप अपनी भाषा बोल सकते हो, आप अपनी लिपि लिख सकते हो, आप पे किसी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं है और उसके संरक्षण के लिए आप कार्य भी कर सकते हो। अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। देखिए, अल्पसंख्यक का तात्पर्य है कि जो आबादी में बहुत ही कम संख्या है उसको हम बोलते हैं अल्पसंख्यक। वे अल्पसंख्यक चाहें तो अपने यहाँ जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, यानी अपने धर्मों से संबंधित संस्थाएं हैं, वो स्थापित कर सकते हैं, उनको पूर्ण रूप से अधिकार होता है। ये 5 मूल अधिकार थे और छठा जो हमारा अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के तहत है। और जो हमारा ये जो छठा मूल अधिकार है ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। मैंने आपको प्रस्तावना से संबंधित एक वीडियो में पढ़ाया था कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान निर्माता कहलाते हैं, उन्होंने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। उन्होंने ये कहा है कि यदि संविधान में ये अनुच्छेद निकाल दिया जाए तो इस प्रकार से संविधान हो जाएगा जैसे किसी शरीर में से आत्मा को निकाल दिया जाता है। इसलिए अंबेडकर ने इसको बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा और वास्तव में ये अनुच्छेद है भी बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, इसमें 5 प्रकार के उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। वो 5 प्रकार की रिट क्या क्या है इसके बारे में हम सरसरी रूप से देख लेते हैं। पहली रिट है, देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ही इन रिटों को जारी कर सकते हैं। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम इंग्लिश में हैबेस कॉर्पस कहते हैं। दूसरी है परमादेश, जिसे मैंडेमस कहते हैं। तीसरी है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। उत्प्रेषण, सर्टेररी कहते हैं। और अधिकार प्रच्छा क्यो वारंटो कहते हैं इनको इंग्लिश में। देखिए, इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में इनका बंदी प्रत्यक्षीकरण न दे करके इसको अंग्रेजी शब्द को देवनागरी लिपि में लिख करके प्रस्तुत कर दिया जाता है। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए हैबेस, इसको कर देंगे कार्पस, हैबेस कार्पस। ठीक है, तो अब हैबेस कार्पस, आप सोचेंगे यार हमने तो बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ा है, हैबेस कार्पस कोई पढ़ा ही नहीं है। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसको हिंदी में भी याद करें और आप इंग्लिश में भी इनको याद रखना जरूरी है। दूसरी बात, ये जो 5 प्रकार की रिट है, इन 5 प्रकार की रिट को आपको क्रम से भी याद रखना चाहिए। आप कोई फार्मूला बना ले, HMPCQ, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टेररी क्यो वारंटो। इस प्रकार से इन 5 रिट को क्रम से भी याद रखें क्योंकि एग्जाम में इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसको 24 घंटे के अंदर अंदर सक्षम न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। परमादेश, कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो एक उच्च अधिकारी द्वारा एक आदेश जारी किया जाएगा या न्यायालय के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है। न्यायालय क्या आदेश जारी करेगा कि ये आपका कर्तव्य है, आपको इस कर्तव्य को पूरा करना है, यानी कोई भी अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो। प्रतिषेध यानी रोक दो, यदि कोई अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र से अलग हट करके ऐसा कार्य कर रहा है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो कोर्ट रिट जारी करती है प्रोहिबिशन की, प्रतिषेध की, कहती है कि आप इसको रोक दो क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है ये कार्यवाही। उत्प्रेषण यानी ऊपर भेजो। कई बार क्या होता है कि कोई मामले को लेकर के आप जिला न्यायालय में जाते हैं तो हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करती है उत्प्रेषण की, सर्टेररी की। ठीक है, या हाई कोर्ट में मामला है तो सुप्रीम कोर्ट जारी करती है उत्प्रेषण लेख की रिट कि आप इसको यहाँ सुनवाई नहीं करें, ये संविधान से संबंधित प्रावधान है या इस प्रकार का प्रावधान है कि जिस पर सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो वो ऊपर उस मामले को अपने यहाँ मंगवा लेती है कि आप यहाँ सुनवाई बंद करो, इसको मेरे पास भेजो।
अगला है अधिकार परीक्षा। ये उन लोगों के लिए जारी किया जाता है रिट कि कोई अपने अधिकारों का कोई बेजा उपयोग कर रहे हैं तो उनसे पूछा जाता है। अधिकार परीक्षा यानी आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं ये किस अधिकार से कर रहे हैं, क्या आपको कोई अधिकार मिला हुआ है, तो उसके लिए अधिकार परीक्षा नाम की रिट जारी की जाती है। इस प्रकार से मित्रों ये भारतीय संविधान में 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में है। आपको इन मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद के अनुसार याद करना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि आप अनुच्छेदों को याद करने से छोड़ दें और आप परीक्षा में सफल हो जाएं या आपका कोई कार्य पूर्ण हो जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको तो याद करना ही पड़ेगा। इसलिए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं इन मौलिक अधिकारों वाले भाग को। यानी संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रमुख वाद हुए हैं। इन वादों से संबंधित थोड़ी जानकारी ले लेते हैं जो कि मौलिक अधिकारों को किसी न किसी दृष्टिकोण से प्रभावित करते हैं। देखिए, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ ये आया 1951 में। आपको ये इन प्रमुख वादों को याद रखना है और इनका वर्ष भी याद रखना है। ठीक है, पहला वाद आया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में। दूसरा वाद आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में। शंकरी 1951 में, सज्जन सिंह 65 में। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन संभव है। देखिए, जब संविधान बना तो उस समय ऐसी परिस्थितियां थी नहीं, या कहीं न कहीं कोई ना कोई चीज रह गई कि हम मूल अधिकारों को संशोधित कर सकते हैं या उसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं मामलों को लेकर के विभिन्न प्रकार के वादों के माध्यम से जब न्यायालय में ये मामले गए तो उन पर ये निर्णय दिए गए। देखिए, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन संभव है। यानी संभव यानी हम संशोधन कर सकते हैं मूल अधिकारों में। आप इनको कोई तरीके से याद कर लीजिए। शंकरी प्रसाद यानी भोलेनाथ को कहते हैं, भोले देवता है वो। ठीक है, और सज्जन सिंह चूंकि नाम में ही सज्जन है तो बहुत सज्जन आदमी है, तो इनसे क्या याद कर लो कि भोलेनाथ यानी शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हाँ, मूल अधिकारों में परिवर्तन है। इतने भोले और सज्जन है कि इन्होंने कह दिया, कोई वाद आया न्यायालय में, कहा कि हम मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, इन्होंने कहा हाँ कर लो, क्योंकि बहुत भोले थे और बहुत सज्जन थे। अगला विवाद देखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये बहुत महत्वपूर्ण वाद है, आपको इनको याद करना ही पड़ेगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। देखिए, इन दो में तो कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाले मामले में। लेकिन गोलकनाथ वाला जो मामला है 1967 में, इसमें क्या कहा कि परिवर्तन नहीं कर सकती। बिल्कुल उल्टा मामला हो गया उनसे। ठीक है, आप इसको कैसे याद करेंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। ठीक है, 1967 वाले मामले में कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, गोलकनाथ। ठीक है, जैसे ही आप कोई याचिका का मामला, कोई वाद का मामला कोर्ट में लेकर के गए, ठीक है, तो कोर्ट में आपके उस मामले को, कागज को लिया, उस रिट को हाथ में लिया और गोल करके फेंक दिया। गोलकनाथ गोल करके फेंक दिया, ऐसे गुस्से में आके कोई कागज फेंक देते ना हाथ में लेकर के मरोड़ करके, तो गोल करके फेंक दिया, जाओ संशोधन नहीं कर सकते गुस्से में आकर के। तो ये एक तरीका है, एक फार्मूला है, मैंने आपको जो याद करने का है जो तरीका है वो बताया है। गोलकनाथ यानी कागज को गोल करके फेंक दिया, जाओ नहीं करेंगे संशोधन, यानी आप संशोधन नहीं कर सकते अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में। तो ऐसे कुछ वाद चलते रहे। उसके बाद क्या हुआ, एक 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया। इंदिरा गांधी जी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया कि देखो, हमने जो 24वां संविधान संशोधन 1971, तो क्या अनुच्छेद संशोधन किया अनुच्छेद 13 में, क्योंकि मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक है ना, तो 13 में है मूल अधिकारों के अल्पीकरण करने की विधियों का वर्णन है।
अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया कि 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो ये 24वां संविधान संशोधन क्या रहा? यही रहा कि अनुच्छेद 13 और 368 के तहत संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। आगे देखिए, यह मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ, आगे बढ़ता गया और फिर आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 24वां संविधान संशोधन विधि मान्य घोषित किया गया, अर्थात इसको मान्यता दी गई, यानी इसको संसद ने तो पास कर ही दिया। तो केशव, देखिए केशव बोलते हैं किसको? भगवान श्री कृष्ण को। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक है, तो केशवानंद भारती बाद में क्या कहा? भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? परिवर्तन ही संसार का नियम है, अर्थात हम अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकते हैं। केशवानंद, ये एक फार्मूला है जिससे आप याद रखेंगे। ठीक है, ये कब आया था? 1973 में। आगे देखो, लेकिन संसद इस शक्ति का प्रयोग कर संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। मूल ढांचे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है ये, मूल ढांचा। भारतीय संविधान में मूल ढांचे की अवधारणा इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद से ही आई थी। एग्जाम में एक बार नहीं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल ढांचे की अवधारणा किस वाद से संबंधित है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में मूल ढांचे की अवधारणा दी है न्यायपालिका ने। ठीक है, तो मूल ढांचा कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं किया न्यायपालिका ने कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मूल ढांचे में, जैसे प्रस्तावना में है ना, जैसे एकता, अखंडता, समाजवाद, गणतंत्र, लोकतंत्र, ये सब क्या है? ये मूल ढांचे में ये चीजें हैं। संघवाद है, ये भी मूल ढांचे की अवधारणा है। धर्मनिरपेक्षता है, ये भी मूल ढांचे की अवधारणा है। ये विभिन्न प्रकार के वादों के माध्यम से मूल ढांचे की अवधारणा को परिभाषित किया जाता रहा है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में अनुच्छेद 368 में, ठीक है, अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए। किसमें? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसको हम मिनी संविधान भी कहते हैं, और व्यवस्था दी कि किए गए संशोधन किसी न्यायालय में प्रसंगत नहीं किए जा सकते। ठीक है, हमने यानी इंदिरा गांधी ने क्या किया कि 42वां उनके समय जो संविधान संशोधन हुआ, जिस बहुत अधिक मात्रा में संविधान संशोधन हुए थे इस 42वें में, इसलिए इसको हम मिनी संविधान भी कहते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5, ठीक है, 2 खंड जोड़ दिए गए और उसमें क्या प्रावधान कर दिया गया कि संसद के द्वारा किए गए संशोधन को किसी भी न्यायालय में आप प्रसंगत नहीं कर सकते, यानी आप उसको कोर्ट में लेकर के न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, अगला वाद देखिए, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980। ठीक है, मिनर्वा मिल 80। संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा का अधिकार न्यायालय को है। ठीक है, वही आधारभूत कौन से? जो केशवानंद में दिया गया था, आधारभूत या मूल ढांचे से संबंधित। संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा का अधिकार न्यायालय को है। इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है। यानी इस मामले को आकर के यहाँ थोड़ा पलट दिया गया, यानी आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन मिनर्वा मिल विवाद में क्या कहा गया है न्यायालय के द्वारा कि किसी के भी द्वारा किए गए संशोधन को पुनर्विलोकन कर सकते हैं न्यायपालिका। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। मिनर्वा मिल में हमने इस व्यवस्था को हटा दिया 42वें संविधान संशोधन के तहत कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी न्यायपालिका भी स्वयं इसको देख सकती है कि वो वास्तव में संविधान के अनुसार है या नहीं, कि कहीं न्यायपालिका तो प्रभावित नहीं हो जाएगी। जैसे आपको ध्यान हो तो नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था, और उस आयोग का काम क्या था? न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित। न्यायपालिका को लगा कि ये न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा न्यायाधीशों को कंट्रोल किया जा सकता है, तो न्यायपालिका ने क्या किया कि संसद के द्वारा जो पारित न्यायिक नियुक्ति आयोग था उसको समाप्त कर दिया गया। यानी न्यायपालिका देश की स्वतंत्रता, जो न्यायपालिका अपनी स्वयं की स्वतंत्रता और संविधान के जो अधिकार है, संविधान की जो रक्षा का कार्य है वो न्यायपालिका करती है।
इस प्रकार से मित्रों ये मेरा मौलिक अधिकारों से संबंधित वीडियो था। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अगले वीडियो में यथासंभव मौलिक अधिकारों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों से संबंधित एक वीडियो भी लाऊंगा, जो कि उसमें आपका अभ्यास होगा। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह के देखें और समझें। और यदि आपको आरबीएसई यानी वर्ष 2020-21 से जो आरबीएसई में हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक जो लागू की गई है उससे संबंधित वीडियो देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और हमारा राजस्थान चैनल जो प्लेलिस्ट है उसमें देखें। आपको कक्षा 6 से लेकर 8 तक के हमारा राजस्थान यानी हम राजस्थान अध्ययन से संबंधित वीडियो बनाए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आरबीएसई बेस पे सामाजिक विज्ञान की जो कि इतिहास और भूगोल से संबंधित पाठ्य पुस्तक है उस पर भी मैंने आरबीएसई नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं इतिहास और भूगोल से संबंधित कक्षा 6 से लेकर 8 तक के वीडियो। धन्यवाद।